Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Hello, dear students, welcome to lecture number 7 of Biology Preparation for PMC National MD-CAT 2021. And today, we are going to discuss importance of water from unit number 2, that is biological molecules. So, let's begin the lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back in lecture number 7 of Biology Preparation for PMC National MD-CAT 2021. कल के लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स यूनिट को स्टार्ट किया था. ये हमारे PMC नेशनल MD-CAT 2021 के सिलसिले का सेकंड यूनिट है और इसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में हमने कल कुछ टॉपिक्स को कवर किया था, जिसमें आपको याद होगा कि हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और बायोजेनिक एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और इसके साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड कंडेंसेशन एक्सप्लेन किया था. तो आज के लेक्चर में हम मज़ीद कुछ टॉपिक्स को ऐड करेंगे जो इस यूनिट से ताल्लुक़ रखते हैं. आज के लेक्चर के हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनमें हमने डिस्कस करना है अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर. वाटर जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि दिस इज़ द मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल, और ये अगरचे कि इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल है बट दिस इज़ मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल. वाटर तकरीबन कोई 70% हमारे बॉडीज़ के अंदर मौजूद है. तो वाटर की ये जो इतनी ज़्यादा मिकदार हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती है, तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल. तो वाटर की ये जो इम्पोर्टेंस है या इसको सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं, लिविंग बींग्स के लिए वाटर की इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस को हम वाटर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की बेसिस के ऊपर डिस्कस करेंगे. अभी हम देखेंगे इस लेक्चर के अंदर कि वाटर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं और उन प्रॉपर्टीज़ की बेसिस के ऊपर वाटर का लिविंग बींग्स के अंदर क्या रोल डिटरमिन होता है. तो ये जो भी इनका लिविंग बींग के अंदर रोल डिटरमिन हो रहा है, दरअसल यही वाटर की इंपॉर्टेंस कहलाएगी लिविंग बीइंग्स के लिए. तो हमने जिन प्रॉपर्टीज़ को आज के लेक्चर में कवर करना है, उन प्रॉपर्टीज़ में आप देखेंगे हाई पोलैरिटी विच इज़ आल्सो नोन एज सॉल्वेंट प्रॉपर्टी, फिर इसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोहिजन एंड एडहीजन, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन, लोअर डेंसिटी ऑफ आइस, आयनाइजेशन प्रॉपर्टी, इसके अलावा प्रोटेक्शन. सो ये वो तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमने डील करना है आज के लेक्चर में, और इन प्रॉपर्टीज़ की बेसिस के ऊपर जो रोल वाटर का लिविंग बींग्स के अंदर डिटरमिन होगा, उस रोल को हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसको हाईलाइट करेंगे, और यही दरअसल वाटर की सिग्निफिकेंस या इम्पॉर्टेंस कहलाएगी. तो अभी आप देखिएगा कि इसके दौरान बहुत सारे इंपॉर्टेंट MCQs अराइज होते हैं, उनके ऊपर हमने फोकस करना है. अच्छा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के हवाले से. वाटर का प्रोपोर्शन लिविंग बीइंग्स में कितना है. जैसे अभी हमने जिक्र किया था वाटर का प्रोपोर्शन लिविंग बॉडीज़ के अंदर, अगर हम मिनिमम अमाउंट देखें किसी सेल के अंदर, तो वो आपको बोन सेल के अंदर मिलेगा, दैट इज़ 20%. 20% वाटर इज़ फाउंड इन बोन सेल. और इसके अलावा प्लांट्स में अगर देखा जाए तो प्लांट्स में जो सीड्स होते हैं, सीड्स, तो सीड्स ऑल्सो हैव मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर. सीड्स के अंदर भी वाटर की परसेंटेज ऑलमोस्ट ये 20% के करीब होती है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सच सेल विच कंटेन लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर. तो आपसे अगर पूछा जाए कि विच सेल्स इन द बॉडी
कंटेन लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, तो बोन सेल्स या फिर प्लांट बॉडी के अंदर सीड्स को आपने याद रखना है, ये लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन करते हैं। फिर इसी तरह से अगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर देखा जाए कि कौन से ऐसे बॉडी सेल्स हैं, कौन से ऐसे टिश्यूज हैं जहां पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर आपको मिलता है, तो वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर 85 टू 89% के करीब है, और ये आपको ब्रेन सेल्स में मिलेगा। ब्रेन सेल्स जैसे कि न्यूरॉन्स, तो न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा डेलिकेट सेल्स होते हैं, और डेलिकेट इसी वजह से हैं कि उनके अंदर वाटर की परसेंटेज एज कंपेयर टू अदर बॉडी टिश्यूज बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन करने वाले सेल्स होंगे। अगर आपसे किसी क्वेश्चन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर किसी सेल में पूछा जाए तो आपने ब्रेन सेल याद रखना है, और अगर लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर आपसे पूछा जाता है तो आपने बोन सेल्स या फिर सीड्स के सेल्स को याद रखना है। लेकिन ओवरऑल इन एवरेज देखा जाए तो हमारे बॉडी में ओवरऑल अगर देखा जाए इसकी एवरेज परसेंटेज कितनी होगी, तो इसकी एवरेज परसेंटेज हमें 70% मिलती है। यानी किसी भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जैसे कल के लेक्चर में भी आपको बताया था कि किसी भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या किसी भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो एवरेज परसेंटेज है वाटर की वो तकरीबन 70% है। तो ये आपने तीनों फिगर्स यहाँ पर केयरफुली याद रखनी है कि लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर कौन से सेल्स में या टिश्यूज में पाया जाता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कौन से सेल्स या टिश्यूज में पाया जाता है, और इसी तरह से ओवरऑल किसी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एवरेज परसेंटेज वाटर की क्या है। सो ये फिगर्स प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इन लिविंग बीइंग के हवाले से है। तो आपने यहाँ पर गौर किया कि वाटर जो कि इस तरह बहुत ही अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल है, तो इसकी सिग्निफिकेंस भी बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी याद रखते जाएं कि कुछ ऐसी एक्सेप्शंस होती हैं ऑर्गेनिजम्स की जिनके अंदर वाटर एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा है। जैसे आपने नाम सुना होगा जेलीफिश का। तो जेलीफिश ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, जेलीफिश बेसिकली फिश नहीं है, ये इसका कॉमन नेम है। बेसिकली जेलीफिश ये एक सिलेंट्रेट एनिमल है। सिलेंट्रेट ये एनिमल का एक ग्रुप है, सिलेंट्रेट इन्हें कहा जाता है। तो सिलेंट्रेट या सिलेंट्रेटा फाइलम से ताल्लुक रखने वाला ये जेलीफिश एनिमल, इसकी बॉडी के अंदर एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है। आप यूं समझ लें कि 99% ऑफ इट्स बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर। आपने कभी जेलीफिश को किसी डॉक्यूमेंट्री में देखा हो तो जेलीफिश बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बॉडी शो कर रही होती है। तो जेलीफिश की बॉडी एक्चुअली 99% वाटर पर कंसिस्ट करती है, और ये जाहिर है कि एक एक्सेप्शनल केस है। अदरवाइज नॉर्मली आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर 70% वाटर मिलेगा। अच्छा, उसके बाद हम अब इसकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं उसको हाईलाइट करते हैं, और उसकी बुनियाद पर जो वाटर का रोल डिटरमिन होगा उसको हम पॉइंट आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर को डिस्क्राइब करने के लिए इसकी जिन प्रॉपर्टीज का जिक्र करने लगे हैं, तो उनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है हाई पोलैरिटी। हाई पोलैरिटी जिसे सॉल्वेंट प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। इससे मतलब यह है कि जैसे अगर आप वाटर को देखें तो वाटर बेसिकली एक बाइपोलर मॉलिक्यूल है। आमतौर पर हम वाटर को बाइपोलर मॉलिक्यूल के तौर पर डिफाइन करते हैं, बाइपोलर। और बाइपोलर का मतलब क्या होगा? बाइपोलर का मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल शोज टू पोल्स। अब वो टू पोल्स कैसे बने, ज़रा आप देखिए। वाटर मॉलिक्यूल जो बेसिकली इस तरह से H2O फार्मूला शो कर रहा होता है, 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम पर कंसिस्ट करने वाला ये मॉलिक्यूल। इसमें अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ओरिएंटेशन देखें तो आपको इस डायग्राम के अंदर ये ओरिएंटेशन इस तरह से दिखाई दे रही है। आप इस पर गौर कर रहे हैं कि ये ऑक्सीजन एटम है और इसके साथ ये हाइड्रोजन यहाँ पर इस तरह से अटैच है, और इसी तरह से आप देखिए ये ऑक्सीजन और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर इस तरह से अटैच है। क्या आप जानते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तो एक्चुअली दिस इज अ काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये बेसिकली एक कोवेलेंट बॉन्ड की किस्म है। दिस इज नॉट अ हाइड्रोजन बॉन्ड, कीप इन योर माइंड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड अभी आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो दिस इज अ काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन ये किस किस्म का कोवेलेंट बॉन्ड है? असल में कोवेलेंट बॉन्ड की 2 अकसाम होती हैं। वन ऑफ देम इज नोन एज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड अदर इज नोन एज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये किस किस्म का कोवेलेंट बॉन्ड है? तो एक्चुअली है यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरह से कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन
एक्चुअली ये दोनों डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करने वाले एटम्स हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहां पर एक और टर्म हम यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या मतलब होता है, केमिस्ट्री के स्टूडेंट होने के नाते आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम ये पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस कि कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू गेन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो कैपेसिटी होती है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। तो आप देखिए कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन ज्यादा है, और जबकि हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और जब इस तरह से दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे होते हैं, उन दोनों एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ज्यादा पावरफुली अट्रैक्ट हो जाते हैं। आप देखिए ये दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो इन दो एटम्स के दरमियान शेयर हो रहे हैं ये आप देख रहे हैं कि दे आर मोर अट्रैक्टिव टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसा कि ऑक्सीजन की तरफ ये मोर अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इस तरह से जब भी दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो उनके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे, और इनकी ज्यादा पावरफुल अट्रैक्शन की वजह से जो यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, दैट कोवेलेंट बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सो दिस इज एक्चुअली अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए अगर ये दोनों एटम्स, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, सपोज करें कि अगर ये दोनों एटम इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते होते तो ऐसी सूरत में ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे ये किसी भी एक एटम की तरफ ज्यादा पावरफुली अट्रैक्ट ना होते, बल्कि ये दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दरमियान में फॉल कर रहे होते हैं। और अगर ये दरमियान में फॉल कर रहे होते तो ऐसी सूरत में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनना था, दैट कोवेलेंट बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज नॉन पोलर, जो कि यहां पर वाटर के अंदर नहीं है। तो याद रखो कि वाटर के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड की कौन सी टाइप पाई जाती है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एक बार फिर बेटा देख लीजिए, यहां पर बहुत सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं होता, और जिनकी केमिस्ट्री के ऊपर ग्रिप ज्यादा अच्छी है वो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से ग्रिप कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको यहां पर अर्ज किया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दे हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब मैंने बताया कि द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट हैज मोर कैपेसिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन हैज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी कम है। और जब भी दो एटम्स इस तरह से इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन अगर ये दोनों एटम्स इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर करती होगी तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ज्यादा पावरफुली अट्रैक्ट हो जाएंगे, और रिजल्ट में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा दैट कोवेलेंट बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां पर आपने याद रखना है कि वाटर के अंदर दरअसल ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, and similar polar covalent bond is also found at this side। यहां पर भी ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन के साथ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है। तो ये दोनों बॉन्ड्स दरअसल पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, और इन्हीं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स की वजह से ऐसा हुआ है कि ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इसके ऊपर यूं पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया है, ठीक है, और दूसरी साइड पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है। जब भी यूं इस तरह से पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे तो वो एटम जिसकी साइड पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा पावरफुली अट्रैक्ट होंगे तो उस एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज शो हो जाएगा, और उस एटम के ऊपर जो इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हाइड्रोजन इज देयरफॉर शोज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन शोज पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और इस वजह से आप देखिए कि वाटर मॉलिक्यूल में यूं दो पोल्स एस्टेब्लिश हो गए। वाटर मॉलिक्यूल की ये जो ऊपर वाली साइड है इसको आप नेगेटिव पोल कंसिडर करेंगे और नीचे वाली साइड को पॉजिटिव पोल कंसिडर करेंगे। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स का एस्टेब्लिश होना वाटर मॉलिक्यूल में ये इसको बाइपोलर मॉलिक्यूल बनाता है।
ठीक है भाई, तो आपको ये बाइपोलर नेचर वाटर मॉलिक्यूल की क्लियर हो गई है। सही। अच्छा, अभी मैं जैसे जिक्र कर रहा था कि जिन एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल होती है तो वहां पर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दरमियान में फॉल कर रहे होते हैं। आप देखिए यहां पर एग्जांपल आपको देते हैं, लेकिन उस एग्जांपल से पहले आप ज़रा एक और चीज़ पे गौर कर लीजिए कि इस वाटर मॉलिक्यूल में इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स की वजह से, देखिए ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं जिनकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन की ओरिएंटेशन ऑक्सीजन के साथ ये कुछ इस तरह से कि इनमें जो एंगल स्टैब्लिश हो रहा है यहाँ पर वो तकरीबन कोई 105 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। ये बिल्कुल यूँ स्ट्रेट यहाँ पर मौजूद नहीं है और इसी एंगल की वजह से दरअसल ये दो पोल्स स्टैब्लिश हुए हैं, एक साइड नेगेटिव पोल बन गई है और दूसरी साइड पॉजिटिव पोल बन गई है। तो यहाँ पर जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये आइडिया क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो दो एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, बोथ हैव इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसी वजह से जब ये इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तो इनके जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दोनों के दरमियान में यहाँ फॉल कर रहे होंगे, और दोनों के दरमियान में फॉल करने की वजह से यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, बट दैट कोवेलेंट बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से यहाँ पर जो एंगल स्टैब्लिश हो रहा है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन वो तकरीबन 180 डिग्री का एंगल है, अनलाइक द एंगल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर 105 डिग्री का एंगल बना था जबकि यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है बिकॉज ऑफ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स की वजह से ये इस तरह का एंगल बना था। तो इस एंगल की वजह से ही दरअसल आपको जैसे मैंने बताया कि दो पोल्स यहाँ पर स्टैब्लिश हो गए, लेकिन यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में आपको कोई दो पोल्स नजर नहीं आ रहे। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ बाइपोलर मॉलिक्यूल, जिस तरह से वाटर एक बाइपोलर मॉलिक्यूल है। तो हमने ये जो इसकी बाइपोलैरिटी को एक्सप्लेन किया है, इसी चीज़ को दरअसल हाइपोलैरिटी ऑफ वाटर कहा जाता है। और इस हाइपोलैरिटी ऑफ वाटर को हमने सॉल्वेंट प्रॉपर्टी क्यों कहा? एक्चुअली देखो, वाटर की ये जो नेचर आपने नोट की कि इट इज़ अ बाइपोलर मॉलिक्यूल, तो बिकॉज ऑफ इट्स बाइपोलर वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट फॉर मैनी सब्सटेंसेस। असल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाती हैं, और इसी वजह से वाटर को सम टाइम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट से तो लिटरल मीनिंग ये निकलता है कि हर चीज़ वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन ये थोड़ी सी एग्जैजरेशन हो जाएगी कि वाटर के अंदर हर चीज़ डिसॉल्व हो जाती है। अगरचे हर चीज़ तो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रही, बट मैक्सिमम थिंग्स कैन बी डिसॉल्व इन वाटर एंड देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो क्यों इसके अंदर चीज़ें इजीली डिसॉल्व हो जाती हैं? असल में देखो कि जो चीज़ें इसके अंदर इजीली डिसॉल्व होती हैं ना, वो दरअसल इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो ये बेस्ट सॉल्वेंट है। और ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स ये बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं विच कैन बी डिसोशिएटेड इनटू आइंस। आइंस के अंदर ये डिसोशिएट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर NaCl, NaCl ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, and when it is dissolved in water तो NaCl will be split up into Na positive ion और क्लोराइड नेगेटिव आइंस। तो आप देखिए कि ये इसके अंदर जो आइंस में डिफ्रेंशिएट होने की या आइंस के अंदर डिसोशिएट होने की कैपेसिटी है, इसको आयनाइजेशन कहा जाएगा। और ऐसा सब्सटेंस जो यूं आयनाइज कर सकता हो उसको इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं विच आर गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह के सब्सटेंसेस विच आर इलेक्ट्रोलाइट्स विच कैन बी डिसोशिएटेड इनटू आइंस, दे कैन बी इजीली डिसॉल्व इन वाटर। वाटर एक्ट एज बेस्ट सॉल्वेंट फॉर दीज सब्सटेंसेस। इसके अलावा जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं, पोलर कंपाउंड्स, तो उनके लिए भी वाटर बेस्ट सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट करता है। और ऐसे नॉन पोलर कंपाउंड जिनके ऊपर पोलर ग्रुप्स मौजूद होते हैं उनके लिए भी वाटर सॉल्वेंट का रोल प्ले करेगा। लेकिन जो कंप्लीटली नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, दे कैन नॉट बी डिसॉल्व इन वाटर। मिसाल के तौर पर जैसे लिपिड्स आर कंप्लीटली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे दे कैन नॉट बी डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, दे कैन नॉट बी डिसॉल्व इन
वाटर। लेकिन इसके अलावा आपको जो भी कोई पोलर कंपाउंड या फिर ऐसा कंपाउंड जिसके ऊपर पोलर ग्रुप मौजूद है या इलेक्ट्रोलाइट, तो ऐसे कंपाउंड्स तो वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। तो वाटर की इस हाई पोलैरिटी को इसी वजह से सॉल्वेंट प्रॉपर्टी भी कहा गया। अच्छा, अब ये सारी चीज़ जो हमने डिस्कस की है ये तो इसकी केमिस्ट्री थी, लेकिन इसका ताल्लुक अब लिविंग बीइंग्स के साथ किस तरह से बनता है। हमने दरअसल वाटर की इम्पॉर्टेंस को हाईलाइट करना है, और मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया था कि वाटर की ये इंपॉर्टेंस हम इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की बेसिस के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे अभी आपने ये जो हाई पोलैरिटी नोट डाउन की है, इस हाई पोलैरिटी की बेसिस के ऊपर वाटर का जो रोल डिटरमिन हो रहा है लिविंग बॉडीज़ के अंदर, वही दरअसल इसकी इंपॉर्टेंस होगी। एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ वाटर बेस्ड अपॉन दिस प्रॉपर्टी, तो आपने याद रखना है कि बेस्ड अपॉन हाई पोलैरिटी वाटर एक्ट एज एक्वस मीडियम फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शंस। जितने भी हमारे बॉडी के अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं उनके लिए ये एक्वस मीडियम है। एक्वस मीडियम का मतलब है कि एक सॉल्वेंट है, ठीक है। एक्वस मीडियम से मतलब होता है वाटरी मीडियम, और ये वाटरी मीडियम बेसिकली एक सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है। आपको पता है कि एंजाइम्स हमेशा उसी वक्त काम करते हैं व्हेन दे आर डिसॉल्व इन वाटर। अगर एंजाइम्स वाटर के अंदर डिसॉल्व ना हो तो ऐसी सूरत में दे आर नॉट फंक्शनल। तो वाटर के अंदर डिसॉल्व होना इनको अपनी एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो इस वजह से एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के लिए एक्वस मीडियम रिक्वायर्ड है। एंड विच कंपोनेंट of the body provides this aqueous medium? This is the water which provides this aqueous medium. So this is the role of water based upon this high polarity. अच्छा, इसी तरह से एक और भी यहाँ पर रोल पॉइंट आउट किया जा सकता है कि वाटर आल्सो एक्ट एज ट्रांसपोर्ट मीडियम बिकॉज ऑफ दिस हाई पोलैरिटी। देखो, ट्रांसपोर्ट मीडियम जैसे मिसाल के तौर पर ब्लड इज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम, एंड ब्लड का जो मेजर कंपोनेंट है वो वाटर है। यानी इन अदर वर्ड्स ब्लड इज नथिंग बट इट इज अ वाटर, क्योंकि इसमें मेजर कंपोनेंट वाटर है। तो आप देख रहे हैं कि इन द फॉर्म ऑफ ब्लड वाटर एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम। ब्लड के अंदर बहुत सारी चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं और फिर ब्लड उनको कैरी करता है फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर। तो इस तरह से वाटर ट्रांसपोर्ट मीडियम का रोल भी प्ले कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस हाई पोलैरिटी और बिकॉज ऑफ दिस सॉल्वेंट प्रॉपर्टी। तो इस तरह से आपने ये पहली प्रॉपर्टी की बेसिस के ऊपर वाटर के ये जो रोल्स ऑब्जर्व किए हैं, ये रोल्स ही दरअसल वाटर की सिग्निफिकेंस कहलाएंगी। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि वाटर की सिग्निफिकेंस क्या होगी बेस्ड अपॉन इट्स हाई पोलैरिटी, तो आपने ये रोल्स याद रखने, ये रोल्स आपने पिक करने हैं। अच्छा, इसके अलावा देखो यहाँ से अक्सर जो MCQs बनते होते हैं उनमें आपने ये याद रखना है कि विद इन वाटर मॉलिक्यूल जो बॉन्ड्स पाए जाते हैं वो कौन से बॉन्ड्स हैं, तो वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड हैं। ये जहन में रहे, क्योंकि यहाँ पर अक्सर मिस्टेक हो जाती है कि विच बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन विद इन वाटर मॉलिक्यूल, नॉट बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। अभी बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड बनेगा वो आगे मैं शो करूंगा। सो यहाँ पर हम अभी बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल बॉन्ड की बात नहीं कर रहे, हम बात करें कि विद इन वाटर मॉलिक्यूल बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा है, वो है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और ये अक्सर MCQs में पूछा जाता है। इसके अलावा आपको ये एंगल भी यहाँ पर याद होना चाहिए कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ये जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ये कौन सा एंगल यहाँ पे स्टैब्लिश हो रहा है। सो ये पॉइंट्स आपके माइंड में होना चाहिए। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ऐसे पॉइंट्स यहाँ से MCQs की जीनत बन सकते हैं। अच्छा बेटे, दूसरी एक और प्रॉपर्टी अब हम यहाँ पर ऐड करते हैं और वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर का रोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बुनियाद पर क्या होता है, इसको हमने फोकस करना है। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या। तो दरअसल देखिए कि वाटर मॉलिक्यूल्स जब इकट्ठे मौजूद होते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ एक इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन शो कर रहा होता है। एंड दिस इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, नॉट इंट्रा मॉलिक्यूलर, बल्कि ये एक इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, ठीक है। तो ये बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्शन है, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। सो दिस इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है,
असल में देखिए, जैसे अभी हमने जिक्र किया था कि वाटर मॉलिक्यूल एक बाइपोलर मॉलिक्यूल है, तो इसकी जो ऑक्सीजन साइड होती है वो पार्शियल नेगेटिव होती है, और जबकि इसकी हाइड्रोजन साइड पार्शियल पॉजिटिव है। तो आप ये देखिए कि ये हाइड्रोजन साइड ये पार्शियल पॉजिटिव है, और जबकि ये ऑक्सीजन साइड पार्शियल नेगेटिव है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव एंड दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव एंड के साथ अट्रैक्ट हो रहा होता है। दिस इज एक्चुअली द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एंड दिस इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। वाई दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड? इसको नाम हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों दिया है, हम इसको ऑक्सीजन बॉन्ड क्यों नहीं कह रहे? तो रीजन इज दैट ऑलवेज wherever such intermolecular attraction is developed between partial negative end and partial positive end of two molecules। देखो ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये तो दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन किसी और जगह पर भी ऐसे बॉन्ड्स हो सकते हैं। जहां पर भी ऐसे बॉन्ड्स होंगे, जहां पर भी कोई दो मॉलिक्यूल अपने पार्शियल नेगेटिव एंड और पार्शियल पॉजिटिव एंड के जरिए अट्रैक्ट हो रहे होंगे, तो वहां पर याद रखो कि जो पार्शियल पॉजिटिव एंड होगा वो हमेशा हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होगा, और इसी वजह से ऐसी अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम दिया जाता है। जो पार्शियल नेगेटिव एंड होता है ना, वो डिफरेंट केसेस में डिफर कर सकता है। जैसे वाटर के केस में ये पार्शियल नेगेटिव एंड तो ऑक्सीजन पर मुश्तमिल, लेकिन किसी और कंपाउंड में जो पार्शियल नेगेटिव एंड होगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हुए वो कोई और एटम भी हो सकता है, लेकिन पार्शियल पॉजिटिव एंड will always be hydrogen atom, therefore this bond is designated as hydrogen bond। इसको किसी और नाम से कॉल करने के बजाय इस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। अच्छा, फिर दूसरी बात देखिए कि हमने यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड को एक कंटिन्यूअस लाइन से शो नहीं किया, बल्कि डॉटेड लाइन से शो किया है। What is the reason why hydrogen bond is shown by a dotted line? Why it cannot be shown by a continuous line? जैसे आप देखिए कि विद इन वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो आपको बॉन्ड यहां पे नजर आ रहा है, दिस बॉन्ड इज शोन बाय अ कंटिन्यूअस लाइन। तो ये जो कंटिन्यूअस लाइन के जरिए बॉन्ड शो किया जा रहा है, दिस इज नॉट अ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज ऑलवेज शोन बाय अ डॉटेड लाइन। तो क्यों इसको डॉटेड लाइन से शो किया जा रहा है, और ये बॉन्ड जो डॉटेड लाइन से शो नहीं किया, कंटिन्यूअस लाइन से शो किया, ये कौन सा बॉन्ड है? तो ये बॉन्ड अभी मैंने आपको बताया था कि ये दरअसल पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। दिस इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा इस तरह कंटिन्यूअस लाइन से शो किया जाएगा, लेकिन इसके बरक्स आपको हाइड्रोजन बॉन्ड डॉटेड लाइन से शो करना होगा। वो क्यों? द रीजन इज दैट हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीक। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज वेरी स्टेबल बॉन्ड, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, लेकिन ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, सिंस इट इज वेरी वीक बॉन्ड, आप थोड़ी सी भी एनर्जी यहां पर अप्लाई करें, यानी थोड़ी सी हीट दें इसको, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, और इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने नोट किया कि हाइड्रोजन बॉन्ड, सिंस इट इज वेरी वीक बॉन्ड, देयरफॉर इट इज शोन बाय डॉटेड लाइन। लेकिन ये जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड था, सिंस इट इज वेरी स्टेबल बॉन्ड, देयरफॉर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कंटिन्यूअस लाइन इंस्टेड ऑफ डॉटेड लाइन। सो इज दैट क्लियर? तो अब आप देखिए यहां पर, जैसे मैंने अभी पीछे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि विच बॉन्ड इज फाउंड विद इन वाटर मॉलिक्यूल बिटवीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर क्वेश्चन यूं पूछा जाए, वर्डिंग थोड़ी सी चेंज होगी कि विच बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स, तो अब आपने पोलर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं कहना, अब हाइड्रोजन बॉन्ड कहना है। और पहले वाले केस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहना था, वहां पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सो ये खास तौर पर आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। यहां पर अक्सर मिस्टेक हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की जगह पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर की जगह हाइड्रोजन बॉन्ड का वर्ड सिलेक्ट हो जाता है आमतौर पर बच्चों से जिन्होंने ज़्यादा यहाँ पर फोकस नहीं किया होता। तो यहाँ पर मिस्टेक का चांस है, इस पर तवज्जो ज़्यादा होनी चाहिए आपकी। अच्छा, तो अब आपको ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे समझ में आ गई कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअली होती क्या है। अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बुनियाद पर हम ये देख रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स इस तरह से फॉर्म हो रहे होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान। डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ यूँ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं और यूँ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते जा रहे होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो रोल वाटर का डिटरमिन हो रहा है लिविंग बॉडीज के अंदर, वो रोल क्या है? तो उसमें देखिए कि इट मेंटेन्स वाटर इन लिक्विड स्टेट। देखो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के लिक्विड स्टेट को मेंटेन करने में बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं।
आपको मालूम है कि वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो ना सिर्फ लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा होता है, नॉर्मल जो हमारा रूम टेम्परेचर उसमें लिक्विड स्टेट में, लेकिन ये जब फ्रीज किया जाता है तो सॉलिड स्टेट में आ जाता है, और जब इसको बॉयल किया जाता है तो ये वेपरस स्टेट में चला जाता है, गैस वेपरस स्टेट में चला जाता है, यानी गैसेस स्टेट में चला जाता है। तो ये तीनों डिफरेंट स्टेट्स में पाया जाता है। तो एक्चुअली ये जो तीनों डिफरेंट स्टेट्स हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बड़ा अहम रोल है। यानी जब मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तब ये फ्रीजिंग स्टेट में आ जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स जब बनेंगे तो ये फ्रीज कर जाता है, लेकिन जब मॉडरेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं तो ये लिक्विड स्टेट में होता है। तो रूम टेम्परेचर के ऊपर, क्या आपको मालूम है रूम टेम्परेचर कितना होता है? जैसे आजकल रूम टेम्परेचर कितना है? क्या आजकल रूम टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है? जब भी बेटे याद रखिए कि रूम टेम्परेचर की बात होती है तो आपने उस सीजन के अंदर जो टेम्परेचर एग्जिस्ट कर रहा होता है उसको कंसिडर नहीं करना। जब भी हम साइंस में टर्म रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो रूम टेम्परेचर एक स्टैंडर्ड टर्म है, और रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये याद रखो, जब हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो आपने कभी ये नहीं कंसिडर करना कि दिसंबर के अंदर रूम टेम्परेचर वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में और जून के अंदर रूम टेम्परेचर ये कोई 40 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो इस तरह से नहीं, साइंस के अंदर रूम टेम्परेचर एक स्टैंडर्ड है, और वो स्टैंडर्ड कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका देखिए कि रूम टेम्परेचर के ऊपर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वाटर जो लिक्विड स्टेट में, दैट इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मॉडरेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक्चुअली मेंटेन्स द वाटर इन लिक्विड स्टेट, और मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स मेंटेन द वाटर इन सॉलिड स्टेट। और जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिल्कुल खत्म हो जाएं, व्हेन वाटर मॉलिक्यूल lose all the hydrogen bonds, then what will happen? So all the water molecules will be dispersed. सारे water molecule disperse हो जाएंगे और वो evaporate कर जाएंगे। तो इस तरह से आपने ये पॉइंट्स याद रखने कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअली वाटर को लिक्विड स्टेट में मेंटेन कर रही है एट रूम टेम्परेचर, और इसी वजह से वाटर लिक्विड मीडियम होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, तो इसी वजह से इसके अंदर चीज़ें डिजॉल्व होती हैं और वाटर उनको फिर कैरी करता है। वाटर का ये जो ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पर रोल है, ये रोल भी असल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डिपेंड कर रहा है। आपने अभी नोट किया कि हमने ट्रांसपोर्ट मीडियम वाला रोल ये हाई पोलैरिटी के साथ भी लिंक किया था, और आप देख रहे हैं कि ये रोल ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो समटाइम इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रोल इज डिटरमिन्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज वेल एज हाई पोलैरिटी। तो द रोल ऑफ वाटर एज ट्रांसपोर्ट मीडियम, ये ऐसा रोल है वाटर का जो ना सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए डिटरमिन हो रहा है, बल्कि इसके साथ साथ जो उसकी सॉल्वेंट प्रॉपर्टी या हाई पोलैरिटी थी उसके ऊपर भी ये रोल डिटरमिन हो रहा है। तो इस तरह से आपने ये वाटर के रोल्स को याद रखना है, और यही जो वाटर के रोल्स हैं ये दरअसल वाटर की सिग्निफिकेंस है फॉर लिविंग बींग्स। ठीक है भाई, तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर इन लिविंग बीइंग्स बेस्ड अपॉन इट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग? तो उसमें आपने इन प्रॉपर्टीज को याद रखना है जी। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं हम, दो और प्रॉपर्टीज का यहां पे जिक्र हो रहा है, कोहेजन एंड एडहीजन। आपने अक्सर ये वर्ड सुने होंगे, कोहेजन एंड एडहीजन, ये दो प्रॉपर्टीज हैं। ये प्रॉपर्टीज भी वाटर शो कर रहा होता है, और इन प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर वाटर का क्या रोल डिटरमिन होता है इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। पहले जरा हम देख लेते हैं कि कोहेजन और एडहीजन का बेसिकली मीनिंग है क्या। आप इस वक्त देख रहे हैं कि ये सपोज करें कि दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये दो वाटर मॉलिक्यूल्स जो आपको बहुत खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। तो ये जो दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, ये असल में एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से दो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन डेवलप हो रही है, दैट अट्रैक्शन इज एक्चुअली द कोहेजन। तो इसी वजह से ये कोहेजन की वजह से आपको ये खुश नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इस डायग्राम में आप देखिए कि वाटर मॉलिक्यूल अब ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ इस तरह से अट्रैक्ट होने के बजाय ये किसी और मॉलिक्यूल के साथ या किसी और सब्सटेंस के साथ ये अट्रैक्ट हो रहा है, और इसकी खुशी अब पहले से ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो ये इस तरह से वाटर जब किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ अट्रैक्शन शो कर रहा होता है तो इस तरह की अट्रैक्शन को एडहीजन कहते हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में आप यूँ याद रख लीजिए कि वाटर मॉलिक्यूल्स की जो आपस में अट्रैक्शन होती है
आप देखिए ये दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनकी ये जो आपस में अट्रैक्शन है ये दरअसल कोहेजन है, और इनकी अट्रैक्शन किसी भी कंटेनर की वॉल के साथ या किसी भी दूसरे हाइड्रोफिलिक या पोलर ऑब्जेक्ट के साथ जो इसकी अट्रैक्शन होगी उसको आप एडिशन कहेंगे। तो आई थिंक इस डायग्राम के अंदर कोहेजन और एडिशन का जो कॉन्सेप्ट है बहुत वाज़ेह तौर पर क्लियर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जरा बात करते हैं कि बेस्ड अपॉन दीज प्रॉपर्टीज व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर। हमने हर प्रॉपर्टी की बुनियाद पर वाटर के रोल को हाईलाइट करना है, ये बात आपने याद रखनी है। तो अब देखो इस रोल की, इस प्रॉपर्टी की बेसिस के ऊपर जो वाटर का रोल डिटरमिन हो रहा है वो क्या है, वाटर एक्ट एज ट्रांसपोर्ट मीडियम। अगेन देखो वाटर ये जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और वाटर इस तरह से सर्कुलेट होता हुआ जाता है हमारी वेसल्स के अंदर, तो ये जो इसकी सर्कुलेटरी एबिलिटी है ना, सर्कुलेटरी एबिलिटी ये एक्चुअली कोहेजन और टेंशन, कोहेजन और एडिशन पर डिपेंडेंट है। अगर ये कोहेजन और एडिशन प्रॉपर्टीज वाटर में ना हो तो वाटर सर्कुलेट नहीं करेगा। तो आपने देखा कि ये जो ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पर ये रोल था वाटर का, ये ना सिर्फ कोहेजन और एडिशन पर डिपेंड कर रहा है बल्कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे भी डिपेंड कर रहा है, ये हाई पोलैरिटी पे भी डिपेंड करता है। तो ये तीनों तरह की प्रॉपर्टीज वाटर को ट्रांसपोर्ट मीडियम बनने पर मजबूर कर रही हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक और प्रॉपर्टी है वाटर की, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये आपको ना सिर्फ वाटर के अंदर प्रॉपर्टी नजर आएगी बल्कि और भी बहुत सारे जो सब्सटेंसेस हैं वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी शो कर रहे होते हैं। तो पहले हम जरा देख लेते हैं कि ये जो हीट कैपेसिटी है इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, स्पेशली हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। असल में हीट कैपेसिटी दो डिफरेंट फॉर्म्स में होती है, एक मोलर हीट कैपेसिटी और दूसरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को आप डिफाइन कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कैलोरीज। अगर हम नंबर ऑफ कैलोरीज यहाँ पर यूनिट ले रहे हैं तो इसके अलावा आप एनर्जी का कोई और यूनिट भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर जाउल्स भी ले सकते हैं या किलो जाउल्स भी ले सकते हैं, तो एनर्जी का कोई और यूनिट भी लिया जा सकता है। तो आप देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड बाय पर यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस फॉर मिनिमम इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। और वो मिनिमम इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर कितना है, वो है 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन। तो 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज सपोज टू बी मिनिमम इंक्रीज इन टेम्परेचर। मिसाल के तौर पर अगर किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर पहले 15 डिग्री सेंटीग्रेड था और उसके बाद फिर उसका टेम्परेचर ये 16 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है, या उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड था या फिर बाद में उसका टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, या फिर ये केल्विन के अंदर भी फिगर्स हो सकती हैं। तो बस आप ये याद रखिए कि 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन राइज इन टेम्परेचर के लिए एक यूनिट मास के अंदर, यहां पर केयरफुल रहना है, अ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, एक यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस के अंदर वो यूनिट मास कितना होगा, वो यूनिट मास में बी 1 ग्राम, 1 ग्राम भी हो सकता है, या फिर वो यूनिट मास 1 किलोग्राम भी हो सकता है, किलोग्राम। तो इस तरह से एक यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस के अंदर जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा उस अमाउंट ऑफ हीट को आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे। और जो मैं अभी जिक्र कर रहा था कि हीट कैपेसिटी मोलर हीट कैपेसिटी भी हो सकती है, तो यहाँ पर सिर्फ इतना सा फर्क करना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर सब्सटेंस को यूनिट मास के बजाय पर मोल लेना पड़ेगा, यानी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर मोल ऑफ अ सब्सटेंस फॉर मिनिमम इंक्रीज, तो वो मोलर हीट कैपेसिटी बन जाती है। हम यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट in terms of number of calories required by per unit mass of substance। जैसे कि यहाँ पर सब्सटेंस वाटर की बात हो रही है, तो वाटर के पर यूनिट मास के अंदर मिनिमम इंक्रीज इन टेम्परेचर के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। तो हम इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ कैलोरीज एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ वाटर। ये वाटर हम यहाँ पर ग्राम्स की फॉर्म में लेंगे, ठीक है, चूंकि हम यहाँ पर मैस की बात करें तो ग्राम्स ऑफ वाटर लेंगे। तो वाटर के 1 ग्राम में कितनी कैलोरीज एब्जॉर्ब हों कि उसका टेम्परेचर, उस 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर
1 डिग्री सेल्सियस राइज कर जाए, यानी उसका पहले टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड था तो 16 हो जाए, 20 था तो 21 हो जाए, 25 था तो 26 हो जाए। इस तरह से जस्ट 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज के लिए या 1 केल्विन राइज के लिए 1 ग्राम वाटर में जितने नंबर ऑफ कैलोरीज एब्जॉर्ब होंगे वो दरअसल उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी। और इसको अगर हम कैलकुलेट करें कि वाटर की ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है तो एक्सपेरिमेंटली इसको डिटरमिन किया गया है और वो हमारे पास फिगर कुछ इस तरह से आई है कि 1 ग्राम ऑफ वाटर रिक्वायर्स 1 कैलोरी एनर्जी to raise its temperature by 1 degree centigrade। यानी अगर 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड था तो आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ 1 कैलोरी एनर्जी द टेम्परेचर विल राइज अप टू 16 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जस्ट 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज टेक प्लेस होगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। सो आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, तो आपने क्या कहना है 1 कैलोरी पर ग्राम, और उसके नतीजे में जो राइज टेक प्लेस होगा वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 1 केल्विन राइज टेक प्लेस होगा। अच्छा, 1 कैलोरी जो होती है ना, इट इज इक्वल टू 4.18 जाउल्स। मैंने जैसे अभी बताया था कि हीट या एनर्जी को आप जाउल्स में भी मेजर कर सकते हैं, ये एक और यूनिट है इसका। तो 1 कैलोरी एनर्जी इज इक्वल टू 4.18 जाउल्स। तो इस तरह से आप इस स्पेसिफिक कैपेसिटी को 4.18 जाउल्स भी कंसिडर कर सकते हैं, 4.18 जाउल्स पर ग्राम। तो ये भी इस तरह से हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर शो की जा सकती है। देखो यहाँ पर हम इस चीज़ को इस तरह से भी डिस्कस कर सकते हैं कि 1 कैलोरी एनर्जी जब 1 ग्राम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करता है तो इतना राइज आता है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर ये कहता हूँ कि देखिए अगर वाटर 2 ग्राम्स हैं तो वाटर के 2 ग्राम्स का टेम्परेचर अगर इतना ही राइज करना हो तो ऐसी सूरत में बताइए कि 2 ग्राम्स का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए क्या सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ पे एब्जॉर्ब होगी? तो आप क्या समझते हैं? देखिए 1 ग्राम में 1 कैलोरी एब्जॉर्ब हुई थी तो इतना राइज आया था, लेकिन अगर वाटर का अमाउंट हम डबल कर देते हैं, 2 ग्राम कर देते हैं और सेम उतना ही राइज हम कंसिडर करते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 1 केल्विन, तो क्या अब भी अमाउंट ऑफ हीट उतनी ही रिक्वायर्ड होगी? नो, अब अमाउंट ऑफ हीट पहले के मुकाबले में डबल रिक्वायर्ड होगी। तो आप देखिए यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट कितना अब रिक्वायर्ड होगा? 2 कैलोरी। तो 2 कैलोरी पर 2 ग्राम, तो उससे टेम्परेचर वही जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज आया था वो सेम वही राइज आएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर ये 3 ग्राम होता, यहाँ पर 3 ग्राम, तो इसके लिए फिर 3 कैलोरी हो जाता और तब भी राइज उतना ही आना था। तो जैसे जैसे आपने याद रखना है कि आप ये मैस ऑफ वाटर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर हीट भी इंक्रीज करते जा रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये देखिए कि अगर हम ये मैस को किलोग्राम में ले जाते हैं, किलोग्राम का मतलब है 1000 ग्राम, तो अगर ये मैस हम ग्राम्स के बजाय किलोग्राम में ले जाते हैं तो ऐसी सूरत में फिर कैलोरीज भी इसी के अकॉर्डिंगली आपको रेज करनी होगी। तो यानी 1 ग्राम के लिए अगर 1 कैलोरी थी तो 1000 ग्राम के लिए 1000 कैलोरीज। तो जैसे हम 1000 ग्राम को किलोग्राम कहते हैं, इसी तरह से 1000 कैलोरीज को 1 किलो कैलोरी कहेंगे। तो ये 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, और से जो नेट राइज आएगा टेम्परेचर में वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज आएगा या 1 केल्विन। तो इस तरह से आप इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आपसे ये कहा जाए कि ये आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, तो इन दोनों ऑप्शंस में से आप पिक कीजिए कि विच वन इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ये जो ए वैल्यू है ये करेक्ट है या ये बी वैल्यू ये करेक्ट है, यानी 1 कैलोरी पर ग्राम to raise its temperature up to 1 degree centigrade या 1 kilocalorie per kilogram to raise its temperature up to 1 degree centigrade. Which one is correct value of specific heat capacity of water? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने कौन सी वैल्यू को पिक करना है? तो याद रखो कि ऐसी सूरत में ऑप्शन में आपको बोथ ऑफ देम का ऑप्शन भी ज़रूर मिलेगा। एक्चुअली बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों एक ही कॉन्सेप्ट को रिफ्लेक्ट कर रही हैं, इस वजह से आप इसको भी करेक्ट मानेंगे और इसको भी करेक्ट मानेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शंस जहां पर भी होंगे वहां पर आगे आपको बोथ ऑफ देम का ऑप्शन भी मिलेगा। तो एक्चुअली बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, लेकिन केयरफुल रहिएगा
यहाँ पर अगर किसी ऑप्शन के अंदर इस तरह से दिया हुआ है, यानी अगर वहाँ पर 1 कैलोरी पर किलोग्राम दिया हुआ है, 1 कैलोरी पर किलोग्राम, और नतीजे में जो टेम्परेचर का राइज दिखाया है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो इज इट करेक्ट वैल्यू? नो, दिस इज इनकरेक्ट। और अगर कहीं पर 1 किलो कैलोरी पर ग्राम दिया हुआ है और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज दिखाया हुआ है, इज इट करेक्ट वैल्यू? नो, दिस इज नॉट करेक्ट वैल्यू। अगेन ये इनकरेक्ट है। और बिल्कुल इसी तरह से अगर किसी जगह पर मिसाल के तौर पर यूं दिया हुआ है 1 कैलोरी, ठीक है, पर ग्राम, तो आप फौरन देख कर कहेंगे कि ये तो करेक्ट है। लेकिन आगे जो टेम्परेचर राइज शो किया हुआ है वो सपोज 2 डिग्री सेंटीग्रेड शो किया हुआ है, तो इज इट करेक्ट? नो, दिस इज नॉट करेक्ट। तो आपने केयरफुल रहना है कि विच वैल्यू इज करेक्ट। तो ये जो पहले मैंने 2 एग्जांपल्स दी थी वो करेक्ट वैल्यूज की एग्जांपल्स थी, ठीक है, ये और ये करेक्ट वैल्यूज हैं। अदरवाइज बाकी जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं वो इनकरेक्ट होंगी। सो यहाँ पर आपने केयरफुल रहना है। अगर किसी एमसीक्यू में इस तरह से कोई कॉन्सेप्ट पूछा जाता है तो आप उसको सही तरह से आंसर कर सकें। अच्छा, आगे देखते हैं कि ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जिसको हमने अभी रिप्रेजेंट किया कि 1 कैलोरी पर ग्राम, और से जो नेट राइज टेक प्लेस हुआ है वो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 1 केल्विन। तो जैसे अभी आपने नोट किया कि हम जैसे जैसे मैस को इंक्रीज कर रहे थे, यानी ये 2 ग्राम कर रहे थे तो यहाँ पर ये 2 कैलोरीज कर देते थे, ठीक है, और उससे टेम्परेचर उतना ही राइज होगा जैसे पहले राइज हो रहा था, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब अगर यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन यूं बना के पूछी जाए आपसे, मिसाल के तौर पर आपसे ये कहा जाए कि फॉर द इंक्रीज ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड इन 1 ग्राम, ठीक है, हमने यहां पर अमाउंट ऑफ वाटर को, मैस ऑफ वाटर को चेंज नहीं किया, ये वही जो मैस पहले हमने लिया था ग्राम वही हमने यहां पर शो किया है। लेकिन हम यहां पर कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ राइजिंग 1 डिग्री सेंटीग्रेड वी वांट टू रेज इट्स टेम्परेचर अप टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड? तो क्या अब की दफा भी आंसर इधर 1 कैलोरी होगा? नो, अब की दफा इसका आंसर 2 कैलोरी हो जाएगा, 2 कैलोरी। तो देखो ये 2 कैलोरीज पर ग्राम अगर एब्जॉर्ब होता है तो नेट राइज कितना आएगा? 2 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कहने की बात यह है, यहां पर जो असल चीज समझने वाली है वो ये कि ये है एनर्जी, यानी हीट, दिस इज हीट, और दूसरी तरफ ये हीट के साथ आपको मैस दिखाया गया, दिस इज एक्चुअली द मैस, ये मैस ऑफ वाटर है। और तीसरी चीज यहां पर क्या शो की गई है? मैस के साथ साथ तीसरी चीज यहां पर टेम्परेचर शो किया जाए, जो नेट राइज इन टेम्परेचर टेक प्लेस हो रहा है, तो वो नेट राइज इन टेम्परेचर वो। तो असल में हो क्या रहा है यहां पर, ये गौर से समझना आपने कि ये जो हीट है ना, ये हीट डिपेंड कर रही है ना सिर्फ मैस के ऊपर बल्कि टेम्परेचर के ऊपर, दोनों के ऊपर ये डिपेंड कर रही है। अगर आप किसी एक्सप्रेशन के अंदर जस्ट मैस को रेज करते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, तो आपने फिर ये हीट को सिर्फ मैस के अकॉर्डिंगली रेज करना होगा। जितने नंबर ऑफ टाइम्स मैस रेज होगा उतने नंबर ऑफ टाइम्स हीट भी इंक्रीज होगी, उसी प्रोपोर्शन से हीट को इंक्रीज करना होगा। जैसे हमने पहले 1 ग्राम के लिए 1 कैलोरी लिया था तो 2 ग्राम के लिए 2 कैलोरी ले लिया, और देखिए टेम्परेचर वही कांस्टेंट रखा है। लेकिन अगर हम ये टेम्परेचर को राइज करते हैं और मैस को कांस्टेंट कर देते हैं, जैसे ये 1 ग्राम है और यहाँ पर भी 1 ग्राम है, तो हम यहाँ पर टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं 2 डिग्री, तो इसके लिए हम हीट को अब इस टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली रेज करेंगे। जिस प्रोपोर्शन से, जिस तनासब से टेम्परेचर रेज होगा उसी के अकॉर्डिंगली आपने अब हीट को इंक्रीज करना है। और अगर ये रेज दोनों के अंदर आ रहा है, मिसाल के तौर पर एक कोई एक्सप्रेशन आपको दी जाती है कि जैसे मिसाल के तौर पर 2 ग्राम्स ऑफ वाटर, उसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप देखिए कि पहले वाली एक्सप्रेशन के मुकाबले में हमने ये जो मैस है उसको भी डबल कर दिया है और हमने टेम्परेचर को भी डबल कर दिया है। तो अब हीट कितनी रिक्वायर्ड होगी? तो हीट को ना सिर्फ हम इसके अकॉर्डिंग डबल करेंगे बल्कि इसके अकॉर्डिंग भी डबल करेंगे, यानी ये जो डबल वाला रेज है हीट के अंदर ये 2 टाइम्स आएगा। मिसाल के तौर पर हम ये हीट को 1 कैलोरी को इसके अकॉर्डिंग डबल करें तो ये बन जाती है 2 कैलोरी, और अब 2 कैलोरी को इसके अकॉर्डिंग डबल करें तो ये बन जाएगी 4 कैलोरी। तो राइट आंसर विल बी 4 कैलोरी पर 2 ग्राम
of water and the net rise in temperature will be 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा ये इस तरह के यहाँ पर MCQs पूछे जा सकते हैं। तो ये जो आपके सामने बुक के अंदर एक वैल्यू लिखी हुई थी, ये सारे कॉन्सेप्ट इसी से अराइज हो रहे हैं। तो इन तमाम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपने अब तक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर ऑब्जर्व किया। अच्छा, अभी हमने जिक्र किया कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कितनी है, 1 कैलोरी पर ग्राम टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर अप टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और आप जानते हैं कि ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत सारे सब्सटेंसेस से ज़्यादा है। आप अगर वाटर के मुकाबले में दूसरे सब्सटेंसेस को कंपेयर करेंगे, मिसाल के तौर पर आप वाटर को कंपेयर करते हैं अल्कोहल के साथ, अल्कोहल, वाटर को आप कंपेयर करते हैं सपोज बेंजीन के साथ, बेंजीन, वाटर को आप कंपेयर करते हैं सपोज ईथर के साथ। सो आप देखिए ये भी तो लिक्विड सब्सटेंसेस हैं। अगर आप इन अदर लिक्विड सब्सटेंसेस के साथ अगर आप वाटर को कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दैट इज 1 कैलोरी पर ग्राम टू रेज टेम्परेचर अप टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज हायर देन ऑल अदर सब्सटेंसेस। इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये इस वैल्यू से कम है, बेंजीन की कम है, ईथर की वाटर से कम है। इनकी एग्जैक्ट हीट कैपेसिटीज क्या होंगी ये आप केमिस्ट्री के अंदर इनकी फिगर्स आपको मिल जाएंगी केमिस्ट्री की बुक के अंदर, या फिर आप नेट के ऊपर इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। हाँ, हमें यहाँ पर बाकियों की वैल्यूज को याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए कि बाकी जितने भी लिक्विड सब्सटेंसेस दुनिया में पाए जाते हैं उन सब से वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। वाटर की ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये ज़्यादा कैसे है, ऐसी क्या वाटर के अंदर प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसकी वजह से वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एज कंपेयर टू अदर सब्सटेंसेस ज़्यादा हो गई है। असल में देखिए वाटर की ये जो हायर हीट कैपेसिटी है ना, विच इज़ हायर देन अदर सब्सटेंसेस, एक्चुअली ये दूसरे जो सब्सटेंसेस है इसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। वो किस वजह से ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Water has relatively very high heat capacity than any other substances due to its hydrogen bonding. Due to its hydrogen bonding कैसे? अभी हमने जिक्र किया था कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं ना, तो वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं, अभी मैंने आपको शो किया था कि वो बॉन्ड्स बहुत वीकेंड होते हैं। जैसे ये एक वाटर मॉलिक्यूल, तो इस वाटर मॉलिक्यूल ने ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हुई है, दिस इज अनदर वाटर मॉलिक्यूल, और ये आप देख रहे हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत वीक है। तो व्हेन वाटर एब्जॉर्ब हीट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट इज यूज्ड टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड। ज्यादातर अमाउंट इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में खर्च हो जाएगा। दिस हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी ब्रोकन डाउन बाय मींस ऑफ एब्जॉर्ब्ड हीट। जो भी हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब होगी तो वो हीट हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने में यूज हो रही है। असल में देखो होता क्या है, होता यह है कि जब भी कोई सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब करता है, जब भी कोई सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब करता है तो वो जो एब्जॉर्ब्ड हीट है वो क्या करती है, दैट एब्जॉर्ब्ड हीट विल शो 2 इफेक्ट्स। वो एब्जॉर्ब्ड हीट क्या इफेक्ट कॉज करेगी, तो याद रख लीजिए कि वो 2 इफेक्ट्स कॉज करेगी। नंबर 1, it causes the breakdown of bonding. It causes breakdown of bonding. Bonding को ये broken down करेगी, absorbed heat, breakdown of bonding. और secondly, it causes increase in temperature. Increase in temperature of the substance. दोबारा सुन लीजिए कि whenever a substance absorb the heat, the absorbed heat will cause 2 type of effects. Number 1, it causes the breakdown of bonding in that substance, and second one is it also causes increase in the temperature of the substance. तो देखो ये चूंकि absorbed heat ने ये 2 इफेक्ट कॉज कर रहे हैं ना, अगर वो जो हीट एब्जॉर्ब हुई थी वो पहले वाली एक्टिविटी में अगर यूटिलाइज हो जाए, जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सारी हीट एब्जॉर्ब हुई लेकिन उसमें से काफ़ी सारा जो हीट का अमाउंट है वो इस इफ़ेक्ट के अंदर यूटिलाइज हो गया है, तो बहुत कम अमाउंट बचेगा जो इस इफ़ेक्ट को कॉज करेगा। अब यूँ समझ लें कि पहले ये इफ़ेक्ट कॉज होगा और फिर ये इफ़ेक्ट कॉज होगा,
लेकिन ये भी याद रखिए कि अगर किसी सब्सटेंस के अंदर बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, अगर कोई सब्सटेंस जैसा कि वाटर के अलावा कोई और सब्सटेंस होगा तो उसके अंदर इतने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं होंगे जितने के वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो अगर कोई दूसरा सब्सटेंस है तो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स कम होंगे, उसके अंदर दूसरे टाइप के बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं। तो वो जो दूसरे टाइप के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं वो हीट एब्जॉर्ब करने पर, थोड़ी बहुत हीट एब्जॉर्ब करने पर फौरन ब्रोकन डाउन नहीं होते। लिहाजा बाकी सब्सटेंसेस जैसे ही हीट एब्जॉर्ब करेंगे, चूंकि उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो बहुत कम होते हैं, बाकी बॉन्ड्स उनके अंदर ज़्यादा होते हैं, तो वो बाकी बॉन्ड्स थोड़ी बहुत हीट के ज़रिए ब्रोकन डाउन नहीं होते, वो स्टेबल रहते हैं। इस वजह से वो जितनी भी हीट एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं बाकी कंपाउंड्स, तो वो सारी की सारी हीट इस दूसरे इफेक्ट में यूटिलाइज होगी, यानी उनका जो नेट राइज है टेम्परेचर में वो ज़्यादा हो रहा होगा एज कंपेयर टू वाटर। क्योंकि वाटर के अंदर चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं तो उस हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेक डाउन के अंदर मैक्सिमम हीट यूटिलाइज हो जाएगी। इस वजह से वाटर के नेट इंक्रीज इन टेम्परेचर में बहुत कम हीट इन्वॉल्व होगी। तो इस वजह से वाटर में जो राइज इन टेम्परेचर आएगा वो एज कंपेयर टू अदर सब्सटेंस कम आएगा। इस बात को आप इस तरह से समझ लें, मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये कहता हूँ, देखिए आपके पास यहाँ पर एक बीकर के अंदर, सपोज करो ये बीकर है, इसके अंदर आपने अल्कोहल रखा हुआ है, अल्कोहल, और दूसरी तरफ हमने ये वाटर रखा हुआ है, अल्कोहल एंड वाटर। तो ये दो अलग अलग बीकर्स के अंदर ये हमने अलग अलग कंपाउंड्स यहाँ पर प्लेस किए हैं। सपोज करो कि 1 लीटर अल्कोहल है और 1 लीटर ही ये वाटर है, तो दोनों का अगर सेम यहाँ पर मैस मौजूद है और सेम अमाउंट ऑफ हीट दोनों को प्रोवाइड की जाती है, दोनों को एक जितनी हीट हम देते हैं। मिसाल के तौर पर इसको हम प्रोवाइड करते हैं 1000 कैलोरीज, 1000 कैलोरीज इसको प्रोवाइड करते हैं और इसी तरह से 1000 कैलोरीज इसको भी प्रोवाइड करते हैं। दोनों को हमने सेम हीट प्रोवाइड की है। लेकिन अब आपसे पूछा जाता है कि आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सेम अमाउंट ऑफ हीट, नेट राइज इन टेम्परेचर किस में ज़्यादा होगा। यानी अगर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले दोनों का टेम्परेचर सेम था, लेकिन सेम हीट दोनों को जब हमने दी, तो ऐसी सूरत में अब नेट राइज इन टेम्परेचर किसका ज़्यादा होगा, तो आप देखेंगे कि अल्कोहल का ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्कोहल की हीट कैपेसिटी कम है, वो थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर रेज करना शुरू कर देगा। लेकिन वाटर की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करके फिर टेम्परेचर को रेज करना शुरू करेगा। इस वजह से जो नेट राइज इन टेम्परेचर आएगा वो वाटर के अंदर कम आएगा और किसी दूसरे सब्सटेंस में ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये वजह है कि वाटर की जो हीट कैपेसिटी वो बाकी सब्सटेंसेस से ज़्यादा होती है। तो आपने रीज़न क्या याद रखना है कि हाउ वाटर हैज़ हायर हीट कैपेसिटी देन अदर सब्सटेंसेस, सो दिस इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से? क्यों? बिकॉज मच ऑफ द हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर इज यूटिलाइज इन द ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इस वजह से, और इसी वजह से देखो कि इट डज नॉट, देयरफॉर डज नॉट मैनिफेस्ट इटसेल्फ टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। तो यही बात जो मैंने आपको बताई कि चूंकि वो ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड्स के अंदर यूटिलाइज हो जाएगी हीट, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर में वो अपने आप को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है जी, तो इस बेसिस के ऊपर अब रोल ऑफ वाटर क्या है? देखो इस बेसिस के ऊपर वाटर का रोल हमारे बॉडी में डिटरमिन क्या होता है। वाटर एक्ट एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर इन लिविंग बॉडीज। वाटर किसके तौर पर एक्ट कर रहा है? ये टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पर एक्ट कर रहा है लिविंग बॉडीज के अंदर। यानी इट प्रिवेंट्स द लिविंग बॉडीज फ्रॉम थर्मल शॉक्स। थर्मल शॉक्स क्या होते हैं? जैसे आपको गर्मी लग रही है ना, तो गर्मी की वजह से कहीं डेथ ना हो जाए, ये थर्मल शॉक है। हीट एब्जॉर्ब करने से किसी की अगर डेथ हो जाए, उस हीट की वजह से बॉडी कोलैप्स कर जाए, ये थर्मल शॉक होगा। तो इस थर्मल शॉक से हमें कौन प्रोटेक्ट करता है? वाटर। वो कैसे? वो ऐसे कि हमारी बॉडी का, आपको पता है 70% वाटर है, 70% ऑफ आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर। तो ये 70% वाटर अगर हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, तो इस वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी? आप इसको इस तरह से गेस कीजिए। मिसाल के तौर पर एक शख्स है जिसका बॉडी वेट 100 kg है। इफ द बॉडी वेट ऑफ अ पर्सन इज 100 किलोग्राम, तो अब बताओ उसके अंदर वाटर कितना होगा? तो ऑब्वियसली उसके अंदर 70 किलोग्राम वाटर होगा। तो अभी आपने वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखी, 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। तो अब अगर इस बॉडी के अंदर 70 किलोग्राम वाटर मौजूद है, तो 1 किलोग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेज करने के लिए
1 किलो कैलोरी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो अगर 70 किलोग्राम वाटर इस बंदे के अंदर मौजूद है तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेज करने के लिए, यानी इसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 38 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए आप देखिए कितनी हीट चाहिए होगी, 70 किलो कैलोरी हीट चाहिए होगी यहाँ पर, 70 किलो कैलोरी। और ये 70 किलो कैलोरी हीट अच्छी खासी हीट है। आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर हमारी बॉडी के अंदर 70% वाटर के बजाय अल्कोहल भरा हुआ होता या कोई और दूसरा सब्सटेंस मौजूद होता, तो क्या ये 70 किलो कैलोरी हीट एब्जॉर्ब होती, तो क्या हमारा टेम्परेचर जस्ट 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेस करता? नो। ऐसी सूरत में हमारा बॉडी टेम्परेचर सेवरल डिग्री राइज कर जाता और हम फौरन कोलैप्स कर जाते हैं। तो आपने देखा कि वाटर की ये जो प्रॉपर्टी थी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसकी वजह से वाटर ने हमारी बॉडी के टेम्परेचर को स्टेबलाइज किया है, इसने हमारी बॉडी को थर्मल शॉक से प्रिवेंट किया है। सो दिस इज द रोल ऑफ वाटर बेस्ड अपॉन दिस प्रॉपर्टी। तो इससे पहले हमने ये सारी इसकी केमिस्ट्री और फिजिक्स डिस्कस की और उसके बाद फिर हमने ये इसका बायोलॉजिकल रोल डिटरमिन किया है कि लिविंग बॉडीज में वाटर का क्या रोल है इस प्रॉपर्टी की बेसिस के ऊपर। तो आपने ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है जी। अच्छा, तो वाटर की ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना, ये एक्वेटिक एनिमल्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो कैसे? देखो, ये जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, ये वाटर के अंदर रहते हैं। तो वाटर के अंदर रहने की वजह से ये बड़ी आसानी से टेम्परेचर को टॉलरेट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जो वाटर बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ के अंदर हीट का कोई इफेक्ट शो नहीं हो रहा होता। गर्मियों में किसी भी वाटर बॉडी का जो सरफेस टेम्परेचर है वो थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन थोड़ा सा डेप्थ के अंदर अगर आप टेम्परेचर देखें तो वो सेम रहता है। तो इस वजह से ये हीट कैपेसिटी की प्रॉपर्टी एक्वेटिक एनिमल्स के लिए ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। और ये देखो कैसे फिश बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही है आपको अपनी इस प्रॉपर्टी की वजह से, और ये कह रही है कि आई लव स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। जी बेटा, तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट कैपेसिटी की तरह हीट ऑफ वेपराइजेशन ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वाटर की, और इसको आप इस तरह से डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट in terms of number of calories required by per unit mass of a liquid substance to be vaporized। यहां पर थोड़ा सा केयरफुल रहना है, यहां पर बात हो रही है किसी लिक्विड सब्सटेंस की, और वो लिक्विड सब्सटेंस जब वेपराइज होगा तो उस वेपराइज होने के लिए उसको जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा उसके यूनिट मास को, तो वो अमाउंट ऑफ हीट उसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाएगा। यूनिट मास, यहाँ पर अगेन यूनिट मास का मतलब है कि 1 ग्राम भी हो सकता है या फिर वो 1 किलोग्राम भी हो सकता है। और अगर हम यहाँ पर यूनिट मास के बजाय यहाँ पर मोल्स पर यूनिट मोल यहाँ पर लिखें तो फिर ये मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगी। तो हम यहाँ पर स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें तो ये 1 ग्राम या 1 किलोग्राम हो सकता है। और इस तरह से किसी लिक्विड के 1 ग्राम को या 1 किलोग्राम को अगर आप कन्वर्ट करते हैं लिक्विड से गैसेस फॉर्म में, तो इस वेपराइजेशन इफेक्ट के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा वो उसकी स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाएगा। जैसा कि आप देखिए वाटर की जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन है उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर ऑफ कैलोरीज एब्जॉर्ब पर ग्राम वेपराइज, यानी वाटर के 1 ग्राम को वेपराइज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है वो दरअसल इसकी स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी, और वो कितनी है, वो एक्चुअली दिस 574 कैलोरीज पर ग्राम है। अगर 1 ग्राम वाटर को इतनी हीट दे दी जाए ना तो आपको वाटर नजर नहीं आएगा, वो वेपराइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 2 ग्राम वाटर होता तो ऐसी सूरत में कितनी हीट रिक्वायर्ड होती इसको वेपराइज करने के लिए, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस फिगर को। ये फिगर कैसे आई हमारे पास, ये असल में एक्सपेरिमेंटली इसको डिटरमिन किया गया है। तो अब जब हमें एक इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू आ गई तो हम उससे ये ड्राइव कर सकते हैं। तो 2 ग्राम के लिए ऑब्वियसली डबल अमाउंट ऑफ हीट, 3 ग्राम के लिए ऑब्वियसली इसको 3 टाइम्स इंक्रीज कर दें। तो इस तरह से आप देखिए कि आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि फॉर द वेपराइजेशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, तो 574 किलो कैलोरीज। जैसे हमने ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट किया है तो यहां पर हम ये कैलोरीज को भी किलो कैलोरीज में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगेन आपसे यहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच वन इज करेक्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये A इज करेक्ट या B इज करेक्ट और बोथ आर करेक्ट।
यस यू आर राइट, बोथ आर करेक्ट। अब आप होशियार हो गए हैं, तो ये दोनों वैल्यूज़ ही करेक्ट हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपने केयरफुल रहना, अगर किसी ऑप्शन के अंदर ये 574 कैलोरीज आगे जो मैस दिया हुआ वो किलोग्राम में दिया हुआ, तो ये इनकरेक्ट है। और इसी तरह से अगर ये 574 किलो कैलोरीज और आगे जो मैस दिया हुआ है वो ग्राम्स में दिया हुआ है, तो अगेन दिस इज इनकरेक्ट। तो बी केयरफुल, आप ऐसा ना हो कि ऑप्शंस देखकर जज्बाती हो जाएं और फ़ौरन से पिक करने की कोशिश करें, यहाँ पर मिस्टेक्स हो जाती हैं। और इसी तरह के छोटे छोटे सी कन्फ्यूजन्स रखी हुई होती हैं क्वेश्चंस के अंदर, जिनसे बच्चों को मिस्टेक करने पर मजबूर किया जाता है। तो आपने केयरफुल रहना है। अच्छा, तो ये जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है, देखो इसका क्या इफेक्ट होता है। तो इसका इफेक्ट ये होता है कि मिसाल के तौर पर आपके पास ये बीकर के अंदर 1000 ml वाटर है। 1000 ml का मतलब है 1 लीटर। तो इस 1 लीटर वाटर में जब हीट एब्जॉर्ब होगी, तो इस हीट के एब्जॉर्प्शन से अगर जस्ट 2 ml वाटर एवोपरेट करता है ना, तो इस 2 ml वाटर के एवोपरेशन से जो रिमेनिंग 998 ml वाटर होगा, 998 ml वाटर, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। यानी होगा क्या कि पहले तो जब आप हीट इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर आपने ये इसको हीट प्रोवाइड की, तो इस हीट के प्रोवाइड करने से पहले तो यहाँ पर टेम्परेचर रेज करेगा, लेकिन जैसे ही एवोपरेशन होगी तो फिर दोबारा टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो जस्ट 2 ml के एवोपरेशन से 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेस हो जाता है। फिर थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब हुई, टेम्परेचर ऊपर गया, लेकिन फिर एवोपरेशन की वजह से कम हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि जब वाटर एवोपरेट करता है ना, तो जो रिमेनिंग वाटर होता है उसके अंदर एक कूलिंग इफेक्ट आता है, उसका टेम्परेचर डाउन होता है। तो आप देखिए कि इस प्रॉपर्टी की बेसिस के ऊपर वाटर का रोल हम क्या डिटरमिन करेंगे। सो द रोल ऑफ वाटर will be, water act as cooling agent in living bodies and it also prevents the thermal shocks due to this property। यानी कूलिंग एजेंट होने के नाते भी ये हमें थर्मल शॉक से प्रिवेंट कर रहा है, और हीट स्टेबलाइजर होने की वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर ये थर्मल शॉक से हमें प्रिवेंट कर रहा है। तो आपने ये दोनों जो रोल्स हैं ये याद रखने हैं। तो आपने नोट किया कि हीट ऑफ वेपराइजेशन की बेसिस के ऊपर वाटर की क्या सिग्निफिकेंस थी हमारे बॉडीज़ के अंदर। अच्छा, अनदर प्रॉपर्टी इज हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। देखिए वाटर के अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, विच कैन बी डिफाइंड एज द रिडक्शन इन कॉन्टेक्ट एरिया बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेज। दीज आर द सब्सटेंसेज विच कैन नॉट बी डिजॉल्व इन वाटर, कैन नॉट बी डिजॉल्व इन वाटर। ये वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होते हैं, ये ऐसे सब्सटेंसेज हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर के अंदर डिजॉल्व ना हो, उन सब्सटेंसेस को जब वाटर के अंदर ऐड किया जाता है, तो वाटर उन सब्सटेंसेस के साथ अपना जो कांटेक्ट एरिया है उसको रिड्यूस करता है। तो ये जो इसकी टेंडेंसी है वाटर की कांटेक्ट एरिया रिड्यूस करने की, इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। इसको हम यहाँ पर इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। अब ये देखिए, ये बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स में हमने ऑयल डाल दिया है, और ऑयल डालने के बाद उसको हमने अच्छी तरह से शेक कर दिया है। तो ऑयल के छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स उस वाटरी मीडियम के अंदर यूँ डिस्पर्स हो जाएंगे। अच्छा, जब ये ऑयल के ड्रॉपलेट्स इस तरह डिस्पर्स होंगे, तो हर ड्रॉपलेट के गिर्द जो वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो इनका ये जो कॉन्टैक्ट एरिया है ये तमाम ड्रॉपलेट्स के साथ ओवरऑल अगर कैलकुलेट किया जाए तो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन आप देखेंगे थोड़ी देर के लिए अगर आप इस सिस्टम को स्टिल कर देते हैं, तो ये जितने भी छोटे छोटे से ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता आपस में फ्यूज़ करना शुरू कर देंगे, और ये फ्यूज़ करते 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 आप देखेंगे एक बड़ा सा ग्लोब्यूल बना लेंगे। जैसे ये पहले यूँ डिस्पर्स थे, बाद में ये इकट्ठे हो गए। जब ये इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं, तो इकट्ठे होने की सूरत में आप देखेंगे कि इनका जो कॉन्टैक्ट एरिया अब वाटर के साथ है वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा हो गया या कम हो गया? एक्चुअली कम हो गया। So this property of the water to reduce the contact area between water molecules and the hydrophobic substances, this is called hydrophobic exclusion। और इस प्रॉपर्टी का फायदा क्या होता है? ये प्रॉपर्टी असल में मेम्ब्रेन्स की इंटेग्रिटी को मेंटेन करती है। यानी बायोलॉजिकली दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इनेबल्स टू मेंटेन द मेम्ब्रेन्स, जो बेसिकली लिपिड बायलेयर की बनी हुई होती हैं। आपको पता है ना कि फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई ये जो लिपिड बायलेयर है, उसमें ये जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल उसका एक एंड पोलर होता है, दिस इज पोलर, या ये हाइड्रोफिलिक है, दिस इज हाइड्रोफिलिक, और दूसरा एंड इसका नॉन पोलर और ये हाइड्रोफोबिक है, दिस इज नॉन पोलर
और हाइड्रोफोबिक एंड है ये हाइड्रोफोबिक। सो ये जो नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं ये वाटर के साथ अपना कॉन्टैक्ट एरिया रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। अगर आप बहुत सारे फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स को, ये फॉस्फोलिपिड मैंने दिखाया है, अगर बहुत सारे फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स को आप वाटर के अंदर डाल दें तो आप देखेंगे कि ये बहुत सारे फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेंगे कि हर एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल ये अपने हाइड्रोफोबिक एंड को दूसरे फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के हाइड्रोफोबिक एंड के सामने कर लेगा और वाटर से अपना मुंह मोड़ लेगा। तो अब आप देखिए कि इन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स ने वाटर से अपने आप को पीछे कर लिया है, या दूसरे लफ्ज़ों में वाटर ने इन फॉस्फोलिपिड के हाइड्रोफोबिक एंड्स को अपने से दूर कर लिया, अपना कॉन्टैक्ट एरिया उसके साथ रिड्यूस कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन एंड ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी मेम्ब्रेन्स आर मेंटेन्ड। तो इन मेम्ब्रेन्स की मेंटेनेंस से सेल के अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है, यानी सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स स्टैब्लिश होते हैं। ठीक है जी, तो ये प्रॉपर्टी आपने हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन देखी और उसकी बेसिस पर ये रोल है। और देखिए कि ना सिर्फ ये इस तरह की ये मेम्ब्रेन्स बनती हैं इस प्रॉपर्टी की बुनियाद पर, बल्कि सम टाइम ये इस तरह से फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल लिपोसोम फॉर्म करते हैं। लिपोसोम बेसिकली ये इस तरह से एक ग्लोब्यूल टाइप का स्ट्रक्चर होता है और इस ग्लोब्यूल टाइप के स्ट्रक्चर में सेंटर से एक हॉलो कोर होती है और इस हॉलो कोर में भी आपको फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे और चारों तरफ भी इस तरह से फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होंगे। तो इस तरह के मेम्ब्रेनस ग्लोब्यूल को कहते हैं लिपोसोम। और इसी तरह से ये फॉस्फोलिपिड्स समटाइम माइसील भी फॉर्म करते हैं। माइसील जैसे मिसाल के तौर पर हमारे बॉडी के अंदर जब लिपिड्स की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है तो वो लिपिड्स इसी तरह से माइसील की फॉर्म में हमारी इंटेस्टाइन से अपटेक हो रहे होते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, क्योंकि वो जो हाइड्रोफोबिक लिपिड है वो अंदर आ जाता है और जो सरफेस है वो ऑक्यूपाई हो जाती है बाय हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस एंड दिस टाइप ऑफ लिपिड ग्लोब्यूल इज कॉल्ड माइसील। सो ये सारी चीज़ें असल में वाटर किसी प्रॉपर्टी की वजह से स्टैब्लिश हो रही हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए एक और प्रॉपर्टी लो डेंसिटी ऑफ आइस या लोअर डेंसिटी ऑफ आइस। तो ये लोअर डेंसिटी ऑफ आइस क्या चीज़ है? वाटर आप देखें कि जब ये आइस की फॉर्म में होता है, यानी जब ये सॉलिड स्टेट में आता है तो फ्लोट करना शुरू कर देता है ना, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है। तो असल में ये क्यों ऐसा होता है? बिकॉज वाटर लेस डेंस हो जाता है, यानी आइस की फॉर्म में नॉर्मल जो वाटरी स्टेट है, लिक्विड स्टेट, उसके मुकाबले में इसकी डेंसिटी लो हो जाती है। ये क्या बात है कि जब ये सॉलिड स्टेट में आएगा तो डेंसिटी लो हो जाएगी और लिक्विड स्टेट में डेंसिटी हायर होगी। बिल्कुल, असल में देखो कि ये वाटर जब फ्रीज करता है ना तो एक जाइंट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये शो करता है। और इस जाइंट स्ट्रक्चर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल लैटिस लाइक अरेंजमेंट शो करते हैं। वो लैटिस लाइक अरेंजमेंट क्या है? लैटिस कहते हैं बेसिकली एक जियोमेट्रिक पैटर्न को, कि जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये हेक्सागोनल शेप्स बनी हुई हैं, तो इस तरह से हेक्सागोनल शेप्स पर मुश्तमिल ये जो स्ट्रक्चर होगा इसको लैटिस लाइक स्ट्रक्चर कहा जाएगा। तो इस लैटिस लाइक स्ट्रक्चर की वजह से आप देखिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो इन मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से आप देखिए कि वाटर फ्रीजिंग स्टेट में चला जाएगा। आप ये इस वाटर मॉलिक्यूल को देख रहे हैं, इसका एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये इधर बन रहा है, इस वाटर मॉलिक्यूल ने यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है, इस वाटर मॉलिक्यूल का एक बॉन्ड इधर है एक इधर है। तो ये इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक अरेंजमेंट वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान कब डेवलप होती है? व्हेन वाटर एग्जिस्ट इन लो टेम्परेचर। जो लोएस्ट डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आकर अचीव हो जाती है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ये स्ट्रक्चर इसी तरह का रहता है, उससे ज़्यादा लो ये डेंसिटी नहीं होगी जितना मर्जी और टेम्परेचर कम होता चला जाए। तो इस तरह जब ये लैटिस लाइक अरेंजमेंट बन जाएगी और इसकी डेंसिटी लो हो जाएगी, यही वजह है कि वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस ये सरफेस के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देगा। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? ये जो आपने प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की, असल में इस प्रॉपर्टी का फ़ायदा ये है कि इसकी वजह से जो अंडर वाटर लाइफ है वो सपोर्ट हो रही होती है। ख़ास तौर पर आप देखते हैं कि लेक्स में, पॉन्ड्स के अंदर, ये स्पेशली जो सी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर पाया जाता है, वहाँ पर वाटर की जो ऊपर की सतह है वो इस तरह फ्रीज कर जाती है। लेकिन ऊपर की सतह फ्रीज करने के बावजूद जो
नीचे का वाटर होगा वो फ्रीज नहीं करेगा, वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर में रहेगा। तो इस तरह से वाटर फ्रीज होने के बाद ये ऊपर फ्लोट करता रहेगा, नीचे वाला वाटर अपने नॉर्मल टेम्परेचर में रहेगा, और इस तरह से बाहर के टेम्परेचर का इफेक्ट जो अंडर वाटर लाइफ है उसके ऊपर नहीं होगा, तो वो अंडर वाटर लाइफ इजीली वहां पर सर्वाइव करेगी। सो इन फ्रीजिंग वेदर, ice forms on the surface of the ponds and lakes, forming an insulating layer above the water. Hence it supports a life underwater in such environment. This is the role of water based upon this property. अच्छा, एक और प्रॉपर्टी यहां पर हम देख लेते हैं, वो है आयनाइजेशन ऑफ वाटर। सो दिस आयनाइजेशन ऑफ वाटर इज अनदर प्रॉपर्टी। इस आयनाइजेशन ऑफ वाटर का मतलब यह है कि वाटर इस तरह से आयनाइज होने की कैपेसिटी रखता है। वाटर मॉलिक्यूल अपने आइंस में, यानी हाइड्रोक्साइल आइन और हाइड्रोजन आइन में डिसोशिएट होने की कैपेसिटी रखता है। दिस कैपेसिटी इज कॉल्ड आयनाइजेशन, और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। आमतौर पर ये एक्टिविटी आयनाइजेशन जिसे हम कह रहे हैं, ये जब परफॉर्म होगी तो ऐसी सूरत में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइल आइंस की कंसंट्रेशन एट रूम टेम्परेचर ये एक जैसी होगी, और वो कंसंट्रेशन कितनी होगी, वो है 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। उस वक्त OH की कंसंट्रेशन भी यही होती है और HN की कंसंट्रेशन भी सेम यही होती है। तो ये वैल्यू आपको इन आइंस की मिलती है एट रूम टेम्परेचर। और याद रखें कि जब ये दोनों आइंस इक्वल कंसंट्रेशन में हो तो वो वाटर प्योर वाटर होगा, वो वाटर कोई किसी किस्म का कंटेमिनेटेड या इम्प्योर वाटर नहीं होगा। अच्छा, वाटर की ये जो आपने प्रॉपर्टी देखी आयनाइज होने की, तो इसकी वजह से वाटर की pH डिटरमिन होती है। तो ऐसा वाटर जिसके अंदर ये इक्वल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आइंस मौजूद हों, ऐसे वाटर की pH 7 कंसिडर की जाती है, और ऐसा वाटरी मीडियम न्यूट्रल वाटरी मीडियम कहलाएगा, न्यूट्रल। और जब भी किसी वाटरी मीडियम के अंदर, एक्वस मीडियम के अंदर H आइंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाए, तो ऐसी सूरत में H आइंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की सूरत में pH स्केल के ऊपर वैल्यू डिक्रीज करती जाती है। आप केमिस्ट्री में ये चीज़ अच्छी तरह से पढ़ते हैं कि pH इज नेगेटिव लॉग ऑफ H आइन कंसंट्रेशन, यानी जैसे जैसे pH स्केल के ऊपर वैल्यू कम होती जा रही है तो H आइन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती जा रही है। मिसाल के तौर पर ये 10⁻⁻7 और 10⁻⁻6, तो कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली 10⁻⁻6 इज ग्रेटर, दिस इज ग्रेटर वैल्यू। और आप देखिए pH वैल्यू लो हो गई। जैसे जैसे pH और लो होती जाएगी तो H आइंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, और एवरी टाइम कितनी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, 10 टाइम्स, यानी द मीडियम हैविंग pH 6 हैज 10 टाइम्स मोर कंसंट्रेशन ऑफ H आइंस देन द मीडियम हैविंग pH 7। इसी तरह से अब यहाँ से 6 के बाद जब 5 के ऊपर जाएंगे तो फर्दर 10 टाइम्स उसकी H आइंस की कंसंट्रेशन और ज़्यादा इंक्रीज हो गई। तो ओवरऑल यहाँ से लेकर यहाँ पर, यानी एक मीडियम 7 pH वाला है और एक 5, तो दोनों में H आइन की कंसंट्रेशन का डिफरेंस कितना है, दोनों में H आइन की कंसंट्रेशन का डिफरेंस 100 टाइम्स का होगा, क्योंकि 10 टाइम्स का इंक्रीज यहाँ आया और फिर 10 टाइम्स का इंक्रीज यहाँ पर आया, तो 10 × 10 दैट इज 100, तो 100 टाइम्स का इंक्रीज आ चुका है। जैसे जैसे H आइन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है तो उसके साथ साथ OH आइन की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती जा रही है, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन का जो सम है वो हमेशा 10⁻14 होगा। तो इस तरह से अगर इसकी कंसंट्रेशन कम हो तो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती चली जाएगी। तो ये इस रिलेशन से आपने ये स्केल भी याद रखना है। अगरचे यहाँ पर ये डायरेक्टली बुक के अंदर गिवन नहीं होगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअली ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, क्योंकि सम टाइम एंट्री टेस्ट के अंदर कुछ रिलेटेड चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं। तो इस वजह से चूँकि इसका ताल्लुक वो आयनाइजेशन प्रॉपर्टी के साथ है तो आपको माइंड में रखना चाहिए। और एक और यहाँ पर बात याद रखनी है कि जैसे जैसे ये pH स्केल के ऊपर वैल्यू डिक्रीज होती जाती है तो मीडियम एसिडिक होता चला जाता है, एसिडिक, और जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है pH स्केल के ऊपर तो ये मीडियम बेसिक या अल्कलाइन होता जा रहा है। तो ये प्रॉपर्टीज भी याद रखनी है। अच्छा, तो वाटर की इस प्रॉपर्टी की बेसिस के ऊपर हम रोल ऑफ वाटर को अगर डिटरमिन करें तो रोल ऑफ वाटर क्या है, तो वाटर एक्ट एज सोर्स ऑफ H+ आइन एंड OH नेगेटिव आइन। हमारे बॉडी में जहाँ पर भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान HAOH आइंस रिक्वायर्ड होते हैं वहाँ पर यही प्रॉपर्टी वाटर की इन्वॉल्व होती है। वाटर
H और OH इसका सोर्स है हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस में बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अच्छा, लास्ट प्रॉपर्टी इज प्रोटेक्शन। देखो वाटर हमारे बॉडी के अंदर प्रोटेक्टिव एजेंट के तौर पर एक्ट करता है। कहीं पर तो ये लुब्रिकेंट के तौर पर हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है फ्रॉम द एब्रेसिव डैमेज, यानी किसी जगह पर कोई इस तरह से कोई फ्रिक्शन डेवलप हो रही है तो वहाँ पर उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में ये एज अ लुब्रिकेंट रोल प्ले कर रहा है। और कहीं पर ये शॉक एब्जॉर्बर है और एज अ शॉक एब्जॉर्बर ये हमें मैकेनिकल इंजरीज से प्रोटेक्ट करता है। तो ये प्रोटेक्टिव रोल्स हैं इसके। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पर आप देखिए कि इन द फॉर्म ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की फॉर्म में इसका रोल क्या हो सकता है? तो इन द फॉर्म ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आप देखिए वाटर का रोल क्या हो सकता है, एज लुब्रिकेंट या फिर एज शॉक एब्जॉर्बर या बोथ ऑफ देम। तो एक्चुअली एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इट एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, नॉट लुब्रिकेंट। क्यों? क्योंकि ब्रेन कोई मूवमेंट तो अंदर नहीं परफॉर्म कर रहा। ऐसा तो नहीं है कि हम यूं सर हिला रहे हैं तो हमारा ब्रेन अंदर से यूं हिल रहा है और फ्रिक्शन डेवलप हो रही है और उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए ये लुब्रिकेंट है, नहीं। तो ये एक्चुअली लुब्रिकेंट नहीं है यहाँ पर ये जस्ट शॉक एब्जॉर्बर है, ताकि कहीं गुस्से में आकर हम अपना सर ज़मीन पर ना मारना शुरू कर दें या दीवार से ना मारना शुरू कर दें और हमारा वो जो नाजुक सा ब्रेन अंदर मौजूद है कहीं वो डैमेज ना होने लग जाए, तो उस शॉक से प्रिवेंट करने के लिए ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह से आप देखिए कि ये पेरिकार्डियल फ्लूइड की एग्जांपल आपके सामने गिवन है। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड ये किसकी एग्जांपल है? लुब्रिकेंट या शॉक एब्जॉर्बर और बोथ ऑफ देम। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बोथ ऑफ देम, क्योंकि ये यहाँ पर शॉक एब्जॉर्बर भी और लुब्रिकेंट भी है। क्योंकि ये हार्ट ने जब बीट करना होता है तो उसके सराउंडिंग में जो एक सैक मौजूद होता है, पेरिकार्डियल सैक, तो उस पेरिकार्डियल सैक के दरमियान फ्रिक्शन को रिड्यूस करना भी इसका काम है और शॉक एब्जॉर्बेंस भी इसका काम है। इसी तरह से ये एमनियोटिक फ्लूइड की फॉर्म में अगेन इसका डुअल रोल है, लुब्रिकेंट एज वेल एज शॉक एब्जॉर्बर, क्योंकि बेबी की मूवमेंट के दौरान यहाँ पर लुब्रिकेशन भी रिक्वायर्ड होती है और शॉक एब्जॉर्बेंस भी रिक्वायर्ड है। और ये जो हमारा प्लूरल फ्लूइड होता है लंग्स के सराउंडिंग के अंदर, सो दिस प्लूरल फ्लूइड बेसिकली इट प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन। ठीक है, ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। और वो लुब्रिकेशन किस तरह से कि हमारे लंग्स जब यूँ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं तो उस वक्त दरअसल किसी किस्म की कोई फ्रिक्शन ना हो, तो ये लुब्रिकेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है। अच्छा, व्हाट अबाउट स्वेट? ये जो स्वेट अपीयर हो रहा है, तो स्वेट किसकी एग्जांपल है? ये लुब्रिकेंट की एग्जांपल है या शॉक एब्जॉर्बर, या बोथ ऑफ देम या नन ऑफ देम? जी, तो स्वेट इज एग्जाम्पल ऑफ नन ऑफ देम। असल में स्वेट ना तो लुब्रिकेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है ना शॉक एब्जॉर्बर, बल्कि स्वेट तो यहाँ पर थर्मो रेगुलेटरी रोल प्ले कर रहा है। ये हमें हीट शॉक से प्रिवेंट कर रहा है। तो आपने ये याद रखना है कि वाटर हमेशा लुब्रिकेंट या फिर शॉक एब्जॉर्बर नहीं होता। वाटर के और भी बहुत सारे रोल अभी आपने नोट डाउन किए हैं, तो स्वेट को आपने इन दोनों में शुमार नहीं करना। ठीक है जी, तो इस तरह से बच्चों आज का ये लेक्चर हमारा यहाँ पर कंक्लूड होता है। तो हमने वाटर की इंपॉर्टेंस को वाटर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की बेसिस के ऊपर डिस्कस किया है। तो इस तरह से वाटर की इंपॉर्टेंस ये क्लियर हो जाती है। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.